आज आप पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का सेकेंड वॉल्यूम, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वॉल्यूम में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को कंप्लीट किया और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़े, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे कि द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये थ्री टॉपिक्स फर्स्ट इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम के फर्स्ट वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये सेकेंड वॉल्यूम क्या है और इसका क्या लक्ष्य है, पहले आपको इसके एम के बारे में बता दें। इस चैप्टर के इस वॉल्यूम में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का ये जो पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके मदद से आप इस धरती पर जितने भी सब्सटेंस है उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। यानी आप अभी इस लेवल में है कि आपसे अगर बोल दे कि इस पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को एसिड और बेस के बिहेवियर के आधार पर क्लासिफाइड कर दीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। जितने भी सब्सटेंस हैं उसको जल्दी जल्दी आप उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जो स्थिति आप लोग का है, प्रारंभ में वही स्थिति साइंटिस्टों का भी था कि आप किसी सब्सटेंस को देखते ही नहीं बता सकते थे कि एसिडिक है बेसिक है। तो यहां पर सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट दिया गया। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में वही सभी कॉन्सेप्ट है जो आप लोग 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। और ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है, जैसे आप एसिड आर सावर इन टेस्ट, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, आप ये जानते हैं। तो बेसिस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, आप ये जानते हैं। एम जो एसिड है वो नीले लिटमस पेपर को, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते, तो ये आप चीज समझ रहे हैं। तो ये सभी ओल्ड कॉन्सेप्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आता है। और हम जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो इसमें भी स्टार्टिंग का एक दो कॉन्सेप्ट आप 10th लेवल में, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आ चुके हैं। ये वो अलग अलग साइंटिस्टों का स्टेटमेंट है एसिड और बेस को पहचानने का। जैसे अरहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो वाटर में डिसॉल्व होकर H+ देता है वो एसिड होता है, और जो OH- देता है वो बेस होता है। ब्रोंस्टेड लॉरी ये कहता है कि जो वाटर में डिसॉल्व होने पर प्रोटॉन डोनेट करता है वो ब्रोंस्टेड एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ब्रोंस्टेड बेस होता है। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने का ये कॉन्सेप्ट है, जो सभी को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहा जाता है। और ओल्ड कॉन्सेप्ट में आता है आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जितना आप 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, जो बहुत सारे साइंटिस्टों का स्टेटमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि लेवोजियर ने ही पहली बार बताया था कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देने के कारण फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब द लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े, वहां लेवोजियर का नाम आया। अब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े, वहां भी लेवोजियर का नाम आया। तो बहुत सारे, यहां तक कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे थे तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल में लेवोजियर नहीं किया था। तो यहां भी आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इनका नाम आ गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट की ओर। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया, क्या बताया? एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट, जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। एक बार फिर से बता दे, यहाँ एसिड बेस का जो क्लासिफिकेशन, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट का जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिसका हर एक स्टेटमेंट आप समझने के लिए तैयार है, क्योंकि आप बहुत इजी वे में 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। देखिए, एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट, ये आप जानते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसका यहाँ एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, रिएक्शन किया तो NaCl और H2O बना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सॉल्ट और वाटर बना, यानी ऐसे भी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ एसिड बेस से रिएक्ट करता है या बेस एसिड से, सॉल्ट ही बनता है। नेक्स्ट, एसिड टर्न्स टू ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, जो आप पहले से जानते हैं। तो सारा ओल्ड कॉन्सेप्ट एक जगह क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आपको सुनने के लिए मिल रहा है। एसिड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड जब भी वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या देता है? एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7, और एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट ऑफ मेटल टू गिव CO2। ये एसिड को रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई मेटल का कार्बोनेट लीजिए, टुकड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, किसी का भी, एसिड में डालिए। अगर CO2 गैस इवॉल्व कर दिया मतलब वो एसिड है, मतलब आप जान नहीं रहे हैं कि वो एसिड है।
लेकिन अगर आप अंदाज पर भी अगर मेटल का कार्बोनेट उसमें डालेंगे और CO2 गैस इवॉल्व करेगा तो आप समझ जाइए कि वो एसिड है, क्योंकि एसिड का कैरेक्टर है कि एसिड जब भी कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो वो CO2 गैस इवॉल्व करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड के क्लासिफिकेशन का। अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एक बार फिर से बता दें, ये सभी ओल्ड कॉन्सेप्ट पर है। यहाँ पे एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 4 तरह का एसिड डिफाइन किया गया है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक और टेट्राबेसिक। एक बार में जान लीजिए, बहुत आसान है। जो वाटर में डिजोल्व होने पर 1 H प्लस देता है मोनोबेसिक एसिड, 2 H प्लस देता है डाइबेसिक, 3 H प्लस देता है ट्राइबेसिक और 3 से अधिक देता है, 3 से अधिक बल्कि 4 देता है, केवल 4 ही वाला है केवल एसिड, तो 4 देता है तो टेट्राबेसिक एसिड। पॉलीएसिडिक नहीं होता है। यहाँ मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक और टेट्राबेसिक। और इससे बहुत सारा 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन इसमें से आ चुका है, जिसको हम अभी आगे बताएंगे। फिलहाल मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल थोड़ा समझ लिया जाए। Those acid which give one hydrogen ion in any solution system or system are called monobasic acid। monobasic acid, monobasic acid। यहां पर एक बात हम समझाना चाहेंगे, जरा सोचिए, मोनोबेसिक एसिड नाम है एसिड, मतलब ये है एसिड और इसके नाम के साथ मोनोबेसिक, बेसिक क्यों जुड़ रहा है? आपको बता दें कि ये सभी जो एसिड्स हैं अकेले केवल एक बेस को ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एक बेस को ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ये सब। यानी कि जब बेस से रिएक्शन करेगा तो ये एक बेस से ही रिएक्शन कर सकता है। तो ये एक H प्लस एक OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो ये H2O बनाएगा और NaCl, यहां भी H और OH मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा NaNO3 और ये बन जाएगा H2O। तो एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड होता है। अब बात करते हैं डाइबेसिक एसिड का। Those acid which contain 2 displaceable hydrogen ion, ठीक है। तो those acid which give 2 hydrogen ion in any solvent system are called dibasic acid, are called dibasic acid। तो ये डाइबेसिक एसिड है, आप देख सकते हैं H2SO4 पहली बार में ये ठीक है, पहली बार में ये टूट रहा है। तो देखिए 2H प्लस SO4 माइनस, इसको हम स्टेप बाय स्टेप तोड़कर दिखा रहे हैं। पहले स्टेप में टूटेगा, देखिए H2SO4, या ऐसे भी आप देख पा रहे हैं कि H2SO4 टूट गया तो कितना H प्लस दिया, और इधर जो एसिड टूट रहा था ये कितना H प्लस दे रहा था। तो ये डाइबेसिक एसिड है। और यहां पर ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड, ये इस तरह से H2S, ये दूसरा एग्जांपल है 2H प्लस S माइनस माइनस। तो ये कितना डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन रखता है और ये कितना, तो ये डाइबेसिक एसिड कहलाने के लायक है। नेक्स्ट बात कर है किसके लिए, ट्राइबेसिक। जरा समझा जाए, ट्राइबेसिक एसिड वैसे एसिड जो आफ्टर मतलब डाइल्यूशन ये 3H प्लस डोनेट करते हैं, यानी कि दो एसिड which give 3 hydrogen ion in any solvent system are called ट्राइबेसिक एसिड, आर कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। तो ये ट्राइबेसिक एसिड कहलाएगा H3PO4, क्योंकि इसने 3 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब दिया है इसलिए। चलिए आगे बोलते हैं टेट्राबेसिक एसिड। टेट्राबेसिक एसिड H4P2O7, those acids which contain 4 displaceable hydrogen ion are called टेट्राबेसिक एसिड। तो ये टेट्राबेसिक एसिड है। ये कैसे टेट्राबेसिक एसिड है देख सकते हैं, कितना H प्लस दे रहा है, 4H प्लस। ये कितना दे रहा है, 3, और ये 2 और ये 1। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इन सभी एसिड के साथ बेसिक बेसिक वर्ड क्यों जुटा है, क्योंकि ये एसिड केवल एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। ये एसिड आएगा अकेले और 2 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। एग्जाम्पल यहां हम दे रहे हैं, देखिए यहीं पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे H2SO4 अकेले रिएक्शन जब करेगा तो ये एक नहीं 2 NaOH से रिएक्शन करेगा। अगर H3PO4 रिएक्शन करेगा तो ये 3 NaOH से रिएक्शन करेगा, और HCl अगर रिएक्शन करेगा तो 1 NaOH से रिएक्शन करेगा, और H4P2O7 अगर रिएक्शन करेगा तो 4 NaOH से। और इसी के आधार पर इसका नेमिंग पड़ा है, जिसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए एक H एक NaOH से, ये देखिए 2H 2OH मिलेगा। ये देखिए 3H है 3OH इसको चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और इसको 4H है 4OH चाहिए। तो 4OH कैसे मिलेगा, जब ये 4 NaOH से रिएक्शन करेगा। तो कहने का मतलब है
कि ये जो मोनोबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है, टेट्राबेसिक एसिड है, किस आधार पर ये नाम पड़ा है कि अपना ये कैपेसिटी दिखा रहा है कि हम अकेले एक बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, हम अकेले दो बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल 3 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और ये 4 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। और ऐसे सिंपल डिफिनेशन सिंपल वे में कैसे दे दिए, those acids which contain one displaceful hydrogen ion are called monobasic acid, those acids which contain 2 displaceful hydrogen ion are called dibasic acid, those acids which contain 3 displaceful hydrogen ion is called tribasic acid, और those acids which contain 4 displaceful hydrogen ion are called tetrabasic acid। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जरा सा ध्यान देंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, ऐसे 12th में भी बहुत बार इसके बारे में चर्चा होगा। एक है H3PO2, एक है H3PO3 और एक है H3PO4। अभी आप जितना नॉलेज लिए, आपसे अगर पूछे कि जल्दी से बताइए H3PO2 इज ए मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, टेट्राबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, जो 100% गलत है। H3PO3 मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, जो 100% गलत है, डाइबेसिक एसिड। और H3PO4 मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड, जो 100% सही है, ट्राइबेसिक एसिड। तो यहां इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में आता है, और इसके पूरे रीजन को हम आज समझाने जा रहे हैं। बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आया है आज के इस पोर्शन से। क्वेश्चन सुन लीजिए, H3PO2 इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड, वाई? अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। H3PO3 इज कॉल्ड डाइबेसिक एसिड, वाई? H3PO4 इज ट्राइबेसिक एसिड, वाई? सबको मिलाकर H3PO2, H3PO3, H3PO4, all acids contain 3 hydrogen atom, but H3PO2 is called monobasic acid, H3PO3 is called dibasic acid, और H3PO4 is called tribasic acid। Why? तो सबका एक्सप्लेनेशन आप समझने के लायक हो चुके हैं, क्योंकि 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ कर आए हैं और केमिकल बॉन्डिंग का एक अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो आप समझ सकते हैं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8 2 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, तो यहां सबसे पहले आप फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिख पाया? जितना आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। और ऑक्सीजन जब भी आएगा तो अपने साथ 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए पहला ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन ये रहा सेकेंड ऑक्सीजन एटम, और अब हाइड्रोजन एटम आ रहा है। ये है पहला हाइड्रोजन एटम, ये है दूसरा हाइड्रोजन एटम, और ये है तीसरा हाइड्रोजन एटम। ये पहली बार आपको हम बना रहे हैं, इसलिए कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का। इसी के अंदाज पर आप सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बता पाएंगे आपको। और अब देखिए किसका ऑक्टेट पूरा हो गया, किसका बाकी है, जरा पता करके रखिए आप लोग। किसका? सबका पूरा हो गया। किसका पूरा नहीं है? ऑक्सीजन का। तो क्या आप लोग के पास कुछ नॉलेज है, आप बता सकते हैं? एकदम सही, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर वाला बॉन्ड, एडवांस शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, जिसमें क्या होता है एक एटम इलेक्ट्रॉन लगाता है और एक नहीं, लेकिन हक दोनों का होता है। तो आप यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए, और ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहां पर H जल्दी बोलिए, H सिंगल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, सबसे पहले आप लोग तीनों का बढ़िया से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनवा दीजिए ताकि हम कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर पाए। अब आ रहा है H3PO3। तो H3PO3 में कुछ नहीं, एक ऑक्सीजन देखिए 2 था, O2, O3, O4, तो एक एक ऑक्सीजन बढ़ते जाएगा और ये ऑक्सीजन इस O, P और H के बीच आता जाएगा और कहीं नहीं। जैसे यहां पर आया है P और H के बीच O, वैसे इंसर्ट होगा इस दोनों के बीच। तो अभी हम दो के बीच बाकी जो कहते हो
इसके बीच भी, ठीक है, H3PO4 देख पाए। जिसको समझना है ये कैसे हुआ तो इसके लिए यहां संपर्क कीजिए, जैसे यहां शेयरिंग हुआ वैसे ही यहां। अब आ जाइए, ध्यान से समझिए, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ देने जा रहे हैं। ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां H डायरेक्टली O से जुड़ा होता है। आपको पता है इस पूरे कंपाउंड में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। आप लोगों को याद करवाए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाते समय कि 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 3.5 होता है और फ्लोरीन का 4 होता है। तो सबसे अधिक ताकतवर कौन है? ऑक्सीजन। ये तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचता है इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर तेजी से ऑक्सीजन की ओर खींचा जाता है और खिंचाने के कारण ये H प्लस तेजी से रिलीज हो जाता है बाहर की ओर और H प्लस ये डोनेट करता है सिर्फ एक जगह से। लेकिन जब इसका बारी आता है तो ये ऑक्सीजन OH बॉन्डिंग एक नहीं 2 जगह दिखाई दे रहा है, 2 जगह दिखाई दे रहा है। तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, ये H प्लस रिलीज हो जाता है, ये H प्लस रिलीज हो जाता है। और यहां पर एक नहीं 2 नहीं 3 ऐसा पोजीशन है जहां से H प्लस निकल सकता है। 3 जगह से ये ऑक्सीजन इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है। तो ये इस आधार पर H प्लस डोनेट करने के कैपेसिटी के आधार पर ये कहलाता है मोनोबेसिक एसिड, ये कहलाता है डाइबेसिक एसिड और ये कहलाता है। तो इसका मेन जिम्मेवार OH बॉन्डिंग है, OH बॉन्डिंग, O और H के बीच का बॉन्डिंग। इसमें एक OH बॉन्डिंग देखने के लिए मिलता है, इसमें 2 और इसमें 3। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही कारण है कि H3PO2 को मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, इसको डाइबेसिक एसिड कहते हैं और इसको ट्राइबेसिक। आगे इक्विवेलेंट वेट हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे जहां जरूरत महसूस होगा इसका। तो वहां पर मॉलिक्यूलर वेट में नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम से डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोजन आयन से। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास में 1 से डिवाइड होगा, इसमें 2 से डिवाइड होगा, इसमें 3 से। जबकि दिखाई दे रहा है सब में 3 हाइड्रोजन एटम। जैसे आप लोग धोखा खाए वैसे एकदम 90% स्टूडेंट धोखा खाते हैं। इसलिए आपको ये क्वेश्चन परेशान न करे, आप ध्यान देंगे कि H3PO2 is called monobasic acid because it contains 1 OH bonding। एक जगह से पूरे मॉलिक्यूल में H डायरेक्टली लिंक है O से, सिर्फ एक जगह, इसमें 2 जगह, इसमें 3 जगह। कोई दिक्कत है? तो ये था आपका मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो आज के बाद आप इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? ये धोखा देने वाला नहीं है, ये दोनों धोखा देने वाला है। देखते ही आप ट्राइबेसिक ट्राइबेसिक बोलना चाहेंगे और ये है डाइबेसिक और ये है मोनोबेसिक। चलिए, तो ये था आपका आज का क्लास, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।